हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। स्वतंत्रता और कानून के बीच में संबंध क्या है? इस पूरी बात को, इस पूरी चर्चा को दो अलग अलग संदर्भों में देखने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता और कानून, इनके संबंधों के बारे में विद्वानों ने दो तरह के अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। पहला मत नकारात्मक है और दूसरा मत सकारात्मक है। जब हम पहले मत की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और कानून दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी का मतलब यहां पर यह है कि अगर कानून रहेंगे तो उससे स्वतंत्रता का प्रयोग करना संभव नहीं है, और स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो कानूनों का अस्तित्व आवश्यक नहीं है। कानून और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। ये पहला दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो आप आगे चलकर कुछ विचारधाराओं, कुछ आइडियोलॉजी की अध्ययन करोगे, जिसमें हम व्यक्तिवादी विचारधारा, अराजकतावादी विचारधारा, श्रम संघवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, जब हम इन विचारधाराओं की बात करते हैं तो ये सभी विचारधारा ये मानती हैं कि व्यक्ति के हित में राज्य और राज्य के कानून दोनों ही गलत हैं। राज्य और राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। स्वतंत्रता का इन इन विचारधाराओं के समर्थकों का मानना क्या है कि व्यक्ति को खुला मैडम, छोड़ देना चाहिए, गीता मैडम की क्लास व्यक्ति के ऊपर बोली किसी भी 9:45 प्रकार पे का प्रतिबंध नहीं होना 9:45 पे चाहिए। लेकिन राज्य कानून बनाकर व्यक्ति के आचरण को, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को प्रतिबंधित करता है। इसीलिए राज्य और उसके कानून दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता के 8 बजे मार्ग की हो में गई। बाधक हैं। हम ये कह सकते हैं कि कानूनों की उपस्थिति को ही उन्होंने स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। और अगर स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो कानूनों का अभाव होना जरूरी है। कानूनों की उपस्थिति नहीं चाहिए राज्य में। ये बात ये व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, श्रम संघवादी या साम्यवादी विचारधारा मानते हैं। यदि इन्हीं विचारधाराओं की विचारों को हम गहराई से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन 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 विचारधाराओं से जुड़े हुए समर्थक ये मानते हैं कि राज्य जो है वो एक शोषणकारी संस्था है। कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित या बाधित करते हैं। इसीलिए जब तक राज्य जैसी शोषणकारी संस्थाओं का अंत नहीं होगा तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसीलिए स्पेंसर जैसे एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि कानून विधेयकों के पापों का परिणाम है। मतलब कानून बनता कैसे है? विधायिकाएं बनाती है और विधायिकाएं पहले विधेयक प्रस्तुत करती है विधानसभाओं या संसद के अंदर, और उनको जब पारित किया जाता है तो वो कानून का रूप ले लेता है, और उन कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बाधित होती है। इसीलिए स्पेंसर जैसे विद्वान जो है वो कानून को विधेयकों के पापों का परिणाम मानते हैं। एक और विद्वान की बात करें हम तो गॉडविन गॉडविन क्या कहते हैं? कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। घातक प्रकृति की संस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि कानून, गॉडविन का क्या मानना है कि कानून जो है वो व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से रोकते हैं, और जब व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से रोका जाता है इसका मतलब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए वो कानून को घातक प्रकृति की संस्था बताते हैं। एक और विद्वान की बात अगर हम करें, डायसी, जिस पर कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है, डायसी ये कहते हैं कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम। यहां एक और दूसरे का मतलब क्या है? एक का मतलब स्वतंत्रता है और दूसरे का मतलब कानून है। अगर अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहिए तो कम से कम कानूनों का होना जरूरी है, और अगर कानून अधिक से अधिक होंगे तो उसका मतलब स्वतंत्रता कम से कम होगी। क्यों? क्योंकि कानून जो है वो व्यक्ति की इच्छा को, उसके आचरण को, उसकी सोच को, उसके व्यवहार को सीमित या मर्यादित करते हैं। इसीलिए डाइसी कहते हैं एक की मात्रा
स्वतंत्रता और कानून में से एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो इस पूरे दृष्टिकोण का अगर हम सार बताएं तो सार क्या निकलकर हमारे सामने आता है कि राजनीति विज्ञान में बहुत सी विचारधाराएं और विद्वान ये मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए या तो कानून होने ही नहीं चाहिए या कानून न्यूनतम होने चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही प्रयोग कर पाएगा। तो ये पहला दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा दृष्टिकोण और भी है जो ये मानता है कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष वाली बात है। अब यहाँ पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा। स्वतंत्रता के बिना कानून अधूरा है और कानून के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। दोनों का महत्व एक दूसरे से है और दोनों ही एक दूसरे से संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। ये माइक किसका चल रहा है भाई? माइक ऑफ करो, मैंने पहले भी बोला डिस्टर्ब होता है। शिवदत्त, माइक ऑफ करो। तो सॉरी सर, कर दिया। हाँ, ओके। तो ये जो दृष्टिकोण है दूसरा, स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक, इस विचारधारा को या इस दृष्टिकोण को मानने वाले क्या बोलते हैं कि कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। पोषक का मतलब पालन करना। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम? समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ ताकतवर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। अगर कानून नहीं होंगे तो ताकतवर व्यक्ति अपनी मनमर्जी से काम करेगा और कमजोर व्यक्ति पर अपनी इच्छा को थोपने की कोशिश करेगा। उससे कमजोर व्यक्ति की, दुर्बल व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। जबकि स्वतंत्रता कमजोर के लिए भी महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कानून क्या कर रहा है? कानून कमजोर और शक्तिशाली दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान कर रहा है। दोनों को स्वतंत्रता समान रूप से उपभोग करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसलिए स्वतंत्रता का पोषण कौन कर रहा है? कानून कर रहा है। और ये कानून महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। इसीलिए कानून का पोषण कौन कर रहा है? स्वतंत्रता कर रही है। तो इस रूप में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि वो ये है कि स्वतंत्रता और कानून दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। अब यहां पर हमने एक विद्वान की बात को यहां पर उल्लेखित किया है, जॉन लॉक, जो कि सामाजिक समझौते के प्रमुख विचारक हैं। जॉन लॉक क्या कहते हैं कि जहां पर कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जब राज्य नहीं बना था तो प्राकृतिक अवस्था थी और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य, जॉन लॉक क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के कानून थे नहीं। तब ऐसी स्थिति में जब कानून नहीं होते हैं तब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कानूनों की उपस्थिति या कानूनों की अनिवार्यता आवश्यक है। इसी तरह से एक और विद्वान है विलोबी। विलोबी क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए है कि मर्यादा का अस्तित्व है। यहां मर्यादा का मतलब कानून से है। कानून क्या कर रहा है? लोगों को सीमित कर रहा है कि आप स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद आचरण या मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्रता के नाम पर वही व्यवहार करना है जो कि समाज सम्मत है, जिससे कि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। तो इसीलिए विलोबी ये कहते हैं कि स्वतंत्रता इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो कि लॉक और विलोबी के कथन में यहां पर हम बता सकते हैं। जब इन दोनों शब्दों की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता और कानून, तो इसमें एक को हम रक्षक कह सकते हैं और एक को रक्षित कह सकते हैं। रक्षित मतलब जिसकी रक्षा की जा रही है, रक्षक मतलब जो कि रक्षा करने वाला है। रक्षक कौन है? कानून। कानून किसकी रक्षा कर रहा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रक्षक और रक्षित का एक संबंध है। जब ये संबंध नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी समाज के अंदर स्थापित नहीं होगी। कानून क्या कर रहा है?
कानून हर व्यक्ति को, समाज के अंदर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उस हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्रदान कर रहा है, समान रूप से अधिकार प्रदान कर रहा है कि वो अपनी इच्छा से समाज सम्मत व्यवहार को क्रियान्वित करे या उसको गतिशील बनाए। तो इस रूप में कानून जो है वो स्वतंत्रता को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है या हर कानून के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक शासन व्यवस्था है तानाशाही, जिसको हम अधिनायक तंत्र कहते हैं। अधिनायक तंत्र में तानाशाह अगर कोई कानून बनाता है तो जरूरी नहीं है कि उस कानून से स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि कानून ऐसे हो जो जनता के लिए उपयोगी हो और जनता की स्वतंत्रता को वास्तविक और व्यावहारिक बनाते हो। इसीलिए हर प्रकार के कानून स्वतंत्रता के रक्षक नहीं कहे जा सकते, वही कानून स्वतंत्रता के रक्षक होंगे जो कि स्वतंत्रता के अर्थ को वास्तविक रूप प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, इन दोनों दृष्टिकोण की स्वतंत्रता और कानून में संबंध क्या है। पहला दृष्टिकोण ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, हम उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार क्या किया जाएगा, जो दूसरा दृष्टिकोण है कि स्वतंत्रता और कानून दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कानून के माध्यम से ही किसी भी समाज या राज्य के अंदर स्वतंत्रता को व्यावहारिक और वास्तविक बनाया जा सकता है। तो ये आपका जो पहला एक छोटा टॉपिक था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का संरक्षण। यहां संरक्षण का मतलब है कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र रहे तो उसकी स्वतंत्रता को गारंटी कैसे प्रदान की जा सकती है, कैसे उस स्वतंत्रता को मेंटेन या बरकरार रखा जा सकता है, उसके लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं, उन्हीं को हम स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत समझने की कोशिश कर रहे हैं। बारकर जो ये एक विद्वान है, वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। यानी कि अगर खाली स्वतंत्रता की बात कर दी जाए और उस स्वतंत्रता पर कोई नियम या मर्यादाएं नहीं हो तो व्यक्ति की ये स्वतंत्रता क्या करेगी, समाज के अंदर संघर्ष या कलह उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए स्वतंत्रता को गारंटी प्रदान करना आवश्यक है। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू भी ये कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण का अवधारणा, जब शक्ति पृथक्करण का मतलब है राज्य के अंदर सरकार के जो 3 अंग होते हैं, तीनों को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो शक्ति पृथक्करण के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन यह भी एक अधूरा या अपर्याप्त तर्क है। वास्तव में अगर हम देखें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों की आवश्यकता होती है। वो शर्तें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात हम कर सकते हैं यहां पर विशेषाधिकारों का अंत। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी समाज के अंदर अगर एक व्यक्ति या एक वर्ग को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, है ना, तो वो एक प्रकार की असमानता है। विशेष अधिकार का मतलब क्या है कि आप चाहे शिक्षित हो, चाहे पैसे वाले हो या किसी और आधार पर, किसी अच्छे खानदान के हो, इन अलग अलग आधारों पर यदि एक व्यक्ति या वर्ग को अलग से सुविधाएं प्रदान की जा रही है तो ये उसका विशेषाधिकार बन जाता है। इस विशेषाधिकार के कारण वो समाज के दूसरे लोगों से या दूसरे वर्गों से एक विशिष्ट स्थिति के अंदर आ जाता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जब एक व्यक्ति या वर्ग को इस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है। लास्की क्या कहता है कि जब विशेषाधिकार समाज में उत्पन्न होते हैं या किसी भी समाज में एक व्यक्ति या वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं तो उससे समाज के सभी वर्गों के बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और यही असंतोष किसी न किसी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करता है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपने विशेषाधिकारों के आधार पर उन कार्यों को करता है जिससे कि समाज के दूसरे वर्ग अपने आप को उपेक्षित और शोषित महसूस करते हैं। तो इसीलिए लास्की क्या कहते हैं
कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि समाज के अंदर विशेषाधिकारों का अंत हो और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाए। दूसरी शर्त जो बताई जाती है वो है विधि का शासन। विधि का मतलब होता है कानून। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई भी संस्था बड़ी नहीं है। राज्य का शासन चलाने वाला हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति जब कानून के अधीन है, कानून के द्वारा उसे समान रूप से संरक्षित किया जा रहा है, हर व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। कहने का मतलब अगर कानून सर्वोपरि है तो वो विधि का शासन है, और ऐसे विधि के शासन में हर व्यक्ति समान रूप से महत्व रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विधि का शासन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरी बात, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कहीं पर लोकतंत्र होता है, कहीं पर अधिनायक तंत्र होता है, कहीं पर सैनिक तंत्र होता है, कहीं पर अल्पतंत्र या वर्ग तंत्र होता है। इन सब शासन व्यवस्थाओं में से यदि हम बताएं कि स्वतंत्रता के लिए कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, तो वो है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति, राज्य की सीमा के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करता है। लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, हर व्यक्ति के समान कर्तव्य हैं। तो शासन के अंदर ये जो समान भागीदारी लोकतंत्र प्रदान करता है, ऐसी व्यवस्था और किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर नहीं है। तो अगर किसी राज्य में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना जरूरी है, क्योंकि अगर अधिनायक तंत्र होगा या वर्ग तंत्र होगा या गुट सैनिक तंत्र होगा तो शासक वर्ग केवल अपने हितों के अनुसार व्यवस्थाओं को तय करेगा और उससे जरूरी नहीं है कि आम लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह पाए। तो आम लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें समान मूल्य, समान महत्व, समान भागीदारी प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि राज्य के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो। ये तीसरी शर्त स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। चौथी अनिवार्य शर्त की अगर हम बात करें तो वो है मौलिक अधिकार। हम लोग बात करते हैं कि व्यक्ति अपना विकास कब कर पाएगा, जब उसे कुछ अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। हर राज्य का अपना एक संविधान होता है, और अगर संविधान नागरिकों को, अपने राज्य की सीमा में रहने वाले लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो उन अधिकारों का प्रयोग करके हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निर्मित, विकसित कर सकता है। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, भारत के संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अलग अलग तरह के जो अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना विकास कर सकता है। अपने ऊपर होने वाले शोषण, भले ही वो कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था कर रहा है, उस शोषण से भी अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को गारंटी प्रदान कर रहे हैं। तो अगर स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो संविधान के द्वारा ऐसे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। ये चौथी शर्त हम बता सकते हैं। पांचवी है स्वतंत्र न्यायपालिका। वैसे जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, न्यायपालिका का काम है न्याय प्रदान करना, है ना। समाज के अंदर अगर दो वर्गों या दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है तो कौन सही है कौन गलत, कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने का काम न्यायपालिका करती है। लेकिन यहां पर हम स्वतंत्रता के साथ इसको जोड़कर देखते हैं। अगर किसी राज्य के अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो कानून को सर्वोपरि मानते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संविधान की पालना करवाने के लिए वो प्रतिबद्ध है, तब ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका उस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करती है। अभी हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कौन कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, राज्य की कोई संस्था भी कर सकती है, राज्य खुद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को
छीन सकता है। तब ऐसी स्थिति में चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति ने या संस्था ने या राज्य ने छीनी हो, अगर उस राज्य के अंदर न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र है और वो विधि को सर्वोच्च मानते हुए काम कर रही है, तो ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों को उसकी स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है, उसकी स्वतंत्रता को गारंटी दे सकती है। न्यायपालिका के पास एक और हथियार है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। इस न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से भी न्यायपालिका राज्य में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा अगर कोई असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है तो उसको अवैधानिक घोषित करके नागरिकों की अधिकारों की या उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी आवश्यक है। इसी तरह से एक और शर्त हम बता सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति का पृथक्करण। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक शब्द का उल्लेख किया था, राज्य। राज्य जो होता है वो इनविजिबल, अमूर्त संस्था है, और उस इनविजिबल राज्य के नाम पर काम कौन करता है? सरकार, जिसको विजिबल कहा जाता है। इस सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है, कानून लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और कानूनों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका करती है। अगर राज्य के ये तीनों ही काम, कानून बनाने, क्रियान्वित करने और रक्षा करने का काम, अगर एक ही संस्था के द्वारा किया जाए, तब क्या संभावना रहती है कि वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, उससे नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। इसीलिए सुझाव क्या दिया जाता है कि शासन के इन तीनों कार्यों का या शासन की इन तीनों शक्तियों का 3 अलग अलग अंगों में बंटवारा कर दिया जाए। कानून बनाने का काम केवल व्यवस्थापिका करे, लागू करने का काम केवल कार्यपालिका करे, और कानूनों की रक्षा का काम केवल न्यायपालिका करे। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जो मोंटेस्क्यू ने प्रस्तुत किया था। अब इस शक्ति पृथक्करण में भी शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न ना हो, इसीलिए इसका एक पूरक सिद्धांत और है जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। यानी कि कानून बनाने का काम तो व्यवस्थापिका करेगी, लेकिन वो अपने इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसके ऊपर कुछ मामलों में नियंत्रण लगाने का अधिकार होगा। इसी तरह से कानून लागू करने का काम तो कार्यपालिका का होगा, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का अधिकार होगा। तो ये नियंत्रण और संतुलन शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है, उसे प्रभावी बनाता है। तो अगर किसी राज्य में नागरिकों को स्वतंत्रता देनी है, उसे बरकरार रखना है, तो ये जरूरी है कि उस राज्य के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी हो और उस शक्ति पृथक्करण को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को भी अपनाया जाए। 7वीं शर्त अगर हम बताएं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के अंदर जनमत के साधनों का होना भी जरूरी है। जनमत के साधन कौन से? जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में मीडिया कहते हैं। मीडिया 2 तरह का होता है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके अखबार, मैगजीन्स जिनको आप पढ़ते हो वो प्रिंट मीडिया के अंदर आता है, और रेडियो, टेलीविजन जिनको आप देखते हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। ये जो मीडिया है, ये मीडिया जनमत को जागरूक करने का काम करता है, जनमत की से जुड़ी हुई खबरों को प्रसारित करने का काम करता है। तो अगर राज्य के अंदर नागरिकों को स्वतंत्रता देनी है तो इन जनमत के साधनों का होना भी जरूरी है और इनका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना भी जरूरी है। अगर राज्य या राज्य की संस्था या कोई संगठन या कोई व्यक्ति अनुचित काम कर रहा है तो जनमत के इन साधनों को उनके विरुद्ध अपनी बात बुलंद रखनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ और स्वतंत्रता के साथ। वस्तु स्थिति क्या है? अगर ये जनमत के साधन प्रकट करते हैं तो ये राज्य की निरंकुश संस्थाओं या निरंकुश व्यक्तियों या राज्य के अंदर होने वाले निरंकुश आचरणों पर
प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो कहने का मतलब जनमत के साधन क्या करते हैं, एक प्रकार का नियंत्रण और अंकुश स्थापित करते हैं उन तत्वों के ऊपर, उन कारकों के ऊपर जो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक हैं। तो ये एक और शर्त हम बता सकते हैं कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य में जनमत के साधनों का होना और उनका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना आवश्यक है। एक और अगली शर्त हम बता सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि शासन की शक्तियों का अलग अलग स्तरों पर बंटवारा। मैं एक एग्जांपल देता हूं भारत के संदर्भ में। आपको पता है हमारे यहां पर केंद्र में एक सरकार है, उसके बाद राज्यों में अलग सरकार है, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर शहरों के अंदर नगर पालिकाएं, नगर निगम, शहरी सरकार जिसको हम कहते हैं, और गांवों में पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की अपनी ग्रामीण सरकार है। ये शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो क्या होगा कि एक ही सरकार न तो सही तरीके से काम कर पाएगी और न ही सबके लिए सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए काम कर पाएगी। तो हर व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, हर व्यक्ति उस लाभ से अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, वो केंद्रीकरण कहीं ना कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित, मर्यादित या बाधित करता है। इसीलिए जरूरी क्या है कि शक्तियों का, शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, अलग अलग स्तरों पर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। इस विभाजन का फायदा क्या होगा कि स्थानीय शासन की व्यवस्था विकसित होगी, और स्थानीय शासन की व्यवस्था में स्थानीय स्तर का व्यक्ति स्वयं अपने उत्साह से शासन के अंदर भागीदार बनेगा और अपनी इच्छा से शासन की नीतियों का निर्माण भी करेगा, उनका क्रियान्वयन भी करेगा, और अपने अपने लिए, स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय विचार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार काम करेगा। तो ये जो स्थानीय स्वतंत्रता है वो विकेंद्रीकरण के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती है। तो विकेंद्रीकरण भी हम स्वतंत्रता के को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त बता सकते हैं। एक आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता का होना भी जरूरी है। और जागरूकता भी कौन सी, सतत जागरूकता। यहां जागरूकता का मतलब हमारे से है। हम किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति खुद अपने स्तर पर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। तो उसकी स्वतंत्रता क्या है, पहले तो उसे ये चीज पता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का प्रयोग वो किस सीमा तक कर सकता है, इस बात का भी उसे पता होना चाहिए। अगर कोई उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो उसकी रक्षा कैसे की जाएगी, इस बात का भी उसे पता होना चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति को पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका प्रयोग कैसे करना है, तो स्वतंत्रता बेकार है। इसीलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अगर स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बनाना है, उसको बनाए रखना है, तो लोगों का सतत जागरूक होना अनिवार्य है। अगर लोग ही जागरूक नहीं है तो उनके लिए स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती है। तो ये एक और अगली शर्त हम बता सकते हैं, सतत जागरूकता के आधार पर नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कुल 8-9 बातें हम लोगों ने देखी जो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, या हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य शर्तें हैं उसको गारंटी प्रदान करने के लिए।